बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आपको पता है इस बात के बारे में कि जो शुगर है उसका इलाज जो है अब एक्सरसाइज के ज़रिए भी ढूंढा जा रहा है। मीन्स कि अगर हमें ये कहा जाता है ना कि एक्सरसाइज करते रहें, लाइफस्टाइल चेंज रहेगा, ठीक है, आप एक्टिव रहेंगे तो फिर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन जब होती है बॉडी में तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो वैसे भी जन्म नहीं लेती हैं, और अगर कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो तो वैसी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। हर बीमारी, हर चीज़ का जो सेहत का ताल्लुक है वो देखा जाए तो उसका जो इलाज है वो उसको एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जा रहा होता है, मतलब हरकत के साथ जोड़ा जा रहा होता है, एक्टिविटीज़ के साथ। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज एक्सरसाइज के ज़रिए हो सकता है, मगर हम कभी ट्राई नहीं करते। हम सबसे पहले कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कोई बात सुन लें, कोई बीमारी सुन लें तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। हम 4 5 6 लोगों को फ़ोन लगा के पहले ये रिसर्च निकाल देंगे कि भाई डॉक्टर कौन सा अच्छा है तो उसके पास चले जाते हैं, ठीक है। मगर कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये जो अगर कोई हुआ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिस समय हमारी सेहत में कोई इश्यूज़ आ गए तो वाई नॉट हम इसको एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करें। तो आज शुगर के बारे में मैं बात करूंगी। मुझे पहली मरतबा पता चला है कि डॉक्टर सलमान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शुगर की स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं और कुछ टाइप 1 टाइप 2 जो है उसमें आप उस एक्सरसाइज के ज़रिए जो है अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ समथिंग न्यू। तो आपको पता है हर घर में 1 या 2 शुगर का पेशेंट तो पाया जाता है। तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनके ज़रिए शुगर को जो है वो रिवर्स बैक किया जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके। अच्छा, डॉक्टर सलमान जो हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये लोगों को कहते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं देता, मैं एक्सरसाइज के ज़रिए जो है लोगों को अपना इलाज करने को कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज के ज़रिए आप ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी बीमारी को दूर करें। तो डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम शुगर के बारे में बात करेंगे। इखलाक भाई दीजिएगा, मुझे क्वेश्चंस दीजिएगा, और ये जो आज आपने बातें कर दी है ना, जो मुझसे और हमारी टीम को आपने जो नॉलेज दी है, इस पे आज आप हमें पूरे डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, थैंक यू, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके ज़रिए हम अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। मेरी कुर्सी बेटा आखिरत पे नहीं चली गई है, आगे दूँ, धक्का दूँ? बताइएगा किधर तक आना है, कुर्सी किधर तक लानी है, बताइए, फिर मैं शो शुरू करूँ। बताएं, इतना आप ठीक है? आप सही है? ओके। मेरी तो चेयर बिल्कुल पीछे चली गई थी। कौन बैठा है पीछे जिसने झूले झूलने जाके पीछे मेरी कुर्सी कर दी? डॉक्टर सलमान, अब बताइए कि शुगर पहले एक्सरसाइज के ज़रिए किस तरह से ख़त्म की जा सकती है? आप ये दावा करते हैं, कैसे? देखिए, शुगर एक ऐसा मसला है कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जो शुगर के होने में सबसे ज़्यादा, अगर रेशो में देखा जाए, वैसे तो पाकिस्तान छोटा मुल्क है लेकिन शुगर के सबसे ज़्यादा मरीज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान में हो रहे हैं, तादाद उनकी बढ़ रही है। उसकी वजह हमारे लाइफस्टाइल की तब्दीली है। हमारे पहले जो हमारे आबाओ अजदाद थे, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ही फ़िज़िकल एक्टिविटी है। हमारा मज़हब हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की तलकीन देता है। नमाज एक प्रॉपर फ़िज़िकल एक्टिविटी है, रोज़ा एक प्रॉपर फ़िज़िकल एक्सर्शन है, हज के जो 5 दिन है ये प्रॉपर एक्सर्शन है, हम तवाफ़ के लिए जाते हैं, ये प्रॉपर आपके जिस्म का जोर लगता है। वाहद हमारा एक मज़हब ऐसा है जिसके अंदर हरकत की, फ़िज़िकल एक्टिविटी की अहमियत है। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए हैं, हम गोरों से इंस्पायर हो के उस लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू किया, तो ये बीमारियां भी हमें, कहीं गोरों वाली बीमारी हमारे पास आना स्टार्ट हो गई हैं। शुगर एक ऐसा मसला है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझें, एक्सरसाइज के ज़रिए। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर सलमान कह रहे हैं कि रिवर्स की जा सकती है शुगर एक्सरसाइज के ज़रिए, टाइप 1 टाइप 2 दोनों। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर होता ही है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि शुगर एक ग़िज़ाई, टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप, सबसे पहले तो आपको डाइट को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम स्पेसिफिकली इधर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जिससे हम अपने शुगर लेवल को एक तो कंट्रोल की तरफ लेके आएंगे, शुगर के स्पाइक को रोकेंगे। उसके अलावा वो मरीज़ जो हर किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हम अपनी डोमेन स्पेसिफिकली उनके लिए आज डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा क्या करें घर की इन्वायरमेंट में रह के कि आपकी इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने शुगर स्पाइक को कंट्रोल की तरफ लेके आ सकते हैं। एक्सरसाइजेज मैं कहती हूँ, फिर आते हैं उसकी तरफ और 1 बाय 1 करके बताते हैं। जो आप शुगर स्पाइक की बात कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज के स्टेप्स हैं और किस टाइम है जो करने चाहिए, कारआमद होंगे?
आइए बताइए। अच्छा, सबसे पहले ये समझें कि एक्सरसाइज हम कर क्यों रहे हैं। होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं वो हमारे खून के अंदर एक तो शुगर के मिकदार में जाके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं जी। दूसरा मसल्स में, फिर आपके लीवर के अंदर जाके स्टोर होती है, जिगर पे स्टोर होती है। अब वर्जिशों से हम कर ये रहे हैं, एक तो जो शुगर आपके खून में मौजूद है, एक तो उसको कमी की तरफ लेके आएंगे, शुगर को इस्तेमाल में लेके आएंगे, जलना शुरू हो जाएगी, शुगर बर्न होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे होती है इन एक्सरसाइजेज से अच्छा, शुगर बर्न की तरफ आएगी। दूसरे नंबर पे हम मसल्स की स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी कर देंगे। अगर आपके मसल्स मजबूत होंगे तो वो ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी शुगर खून के अंदर फ्रीली फिरेगी नहीं, मसल्स में इस्तेमाल हो जाएगी। कुछ ऐसी वर्जिशें जो बैठ के करने वाली हैं, कुछ ऐसी वर्जिशें जो खड़े होकर करने वाली हैं। सबसे पहले ये समझे, जब भी आपने शुगर के मरीज के लिए ज़रूरी है कि जब भी आपने खाना खाया, खाना खाने से 15 मिनट पहले आपने वॉक करनी घर में। ठीक है। खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक। सर एक तो ये ब्रिस्ट वॉक होती है ना, जो तेज बड़े स्टेप्स के साथ होती है, बड़े स्टेप आपने कौन सी वाली? अब अगर तो खवातीन है बाहर वॉक नहीं कर सकती, कमरे के अंदर ही। अब ये मैं कमरे का ये 4 हिस्से लेता हूं। ठीक है। आगे जाऊंगा, साइड पे जाऊंगा, पीछे आऊंगा, फिर साइड पे। कोई ज्यादा जगह नहीं चाहिए। सर आप कह रहे हैं इस तरह से जाना है, जैसे ये वॉक की, फिर इसके बाद यूं जाना है? हाँ, कमरे के अंदर ही, फिर पीछे आना। जाना यूं है जैसे मैं कर रही हूँ ना। अब इधर साइड ये वाला है। इससे आपके सामने के मसल्स, पीछे के मसल्स, साइड के मसल ट्रेन होते हैं। ये वो वाली एक्टिविटी है कि स्पेसिफिकली खवातीन घर में कर सकती हैं। वाह, कोई स्पेशल हमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर, किचन के अंदर कर लें, कोई ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए। वेरी नाइस। ये वॉक खाने से पहले, खाने के बाद 15 मिनट लाजमी। सर सबसे ज्यादा मजे की मुझे ऐसे जो गए, फिर ये गए, फिर उसके बाद दोबारा ऐसे रिवर्स पे राइट, एंड देन बैक का भी पोर्शन मजे का है। हर चीज पे ना एंगल मूवमेंट इधर से हर जगह से हो रही है। जब हम पीछे को चलते हैं, हाँ। हम सारे दिन में पीछे को नहीं चलते। पीछे को चलते हैं, हमारे घुटने सबसे ज्यादा मजबूत पीछे को चलने से होते हैं। मगर सर हमारा पाकिस्तान तो अभी पीछे ही है सारे मुल्कों से। पीछे ही चल रहे हैं। अच्छा खैर। अच्छा, एक तो ये वाली एक्सरसाइज होगी कि आपने खाना खाने से 15 मिनट और खाना खाने के बाद 15 मिनट करनी है। इससे आपका जो खाने का ग्लूकोज स्पाइक है वो 50% तक कम हो जाए। वाह, बगैर कोई वर्जिश किए 15-15 मिनट और ऐसे छोटे कमरे में आराम से कमरे में होगा। अरे वाह। इसके बाद जो वर्जिश हैं पूरे दिन में 4 से 5 मिनट लगेंगे। आपने हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है, आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कुछ शुगर वालों के लिए, हाथ ऐसे सीधे करने हैं। अब आपने इसमें मेन रोल प्ले करते हैं हमारे पंजे, क्योंकि पिंडलियों के अंदर अल्लाह पाक ने वो वाले पट्टे रखे हैं जिसको समझाने के लिए मैं मरीजों को कहता हूँ कि ये इंसुलिन ही पैदा कर रहे हैं। यानी कि इतनी तेजी से खून से आपकी शुगर लेवल को बर्न करेंगे, ऐसे ही जैसा इंसुलिन पैदा हो रही है पिंडलियों में, क्योंकि इसके अंदर सोलियस मसल होता है। ये खून की पंपिंग एक्शन कर रहा होता है, जिससे आपकी शुगर लेवल जो खून में है वो इस्तेमाल होती है, जलती है। अच्छा, ऐसे हाथ खड़े किए। ओके। अब आपने उंगलियां सीधी खोली हैं। जैसे ही आपने हाथों को नीचे लेके जाना है, पंजों के बल आ जाना है और मुक्के बना लेना। मुक्के बना लेना है। जब ऐसे नीचे जाना है, मुक्का बनाना है, फिर सीधा आना। ये इस पोजीशन में आपने इस एक्टिविटी को करना है इससे। अच्छा, अब ये वो वाली वर्जिशें हैं, कोई स्पेसिफिक आपने टाइम नहीं निकालना, कोई इसमें गिनती नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वर्जिश को 1 मिनट के लिए करना है। और ये वाली वर्जिश ऐसा पैकेज है। सर कितने स्टेप्स करने हैं? स्टेप्स नहीं है, 1 मिनट करना है, बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अब आप अगर एक्टिव हैं, फिट हैं, एक्सरसाइजेस की आदत है, तो आप एक ही गो में कर सकती हैं, चाहे 100 कर लें, 50 कर लें 1 मिनट में। अगर आप बुजुर्ग हैं, नहीं इतना कर सकते, आप आराम से जितना हो कोई मसला नहीं, लेकिन करनी लाजमी। इससे क्या होगा? इससे एक तो ये होगा कि आपके ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है, घुटनों की, कमर की, टांगों की शुगर बर्न होगी। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा, मेन की है ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आपने सांस नाक से लेने और नाक से बाहर निकालना, मुंह बंद रखना है। ये जब आपने हाथ खोले तो सांस उस वक्त लेनी है। हाँ, सांस जब ऊपर आना ना, सांस बाहर निकालना है। अच्छा, हर एक्सरसाइज में यही है। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज, वेरी नाइस सर, यहाँ तक तो अभी हम इम्प्रेस्ड हो गए। ठीक है, आगे। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने स्क्वाट करनी है। स्क्वाट मतलब हमारी थाई के मसल्स अगर मजबूत होंगे, जिस्म का शुगर को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ेगी। मसल मजबूत होंगे तो आपकी शुगर लेवल भी कमी की तरफ लेगा और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, इस तरह आपने बैठना है, हल्का सा थोड़ा सा बैठना, हाथ सीधे। हाँ। फिर जब आपने उठना है, पंजे के बल आ जाना ऐसे अगेन। अच्छा है, पंजे के बल। इसमें मेन रोल ही आपके पंजे यही वाला, इस तरह। आप तो वैसे हील पहनी है, हील के लिए तो वैसे पंजे पे नहीं आना, लेकिन हील नहीं पहनी, नंगे पाँव तो आप पंजे पे आए।
और इसके लिए कुछ स्पेसिफाई भी नहीं है कि आपने सर कपड़े कौन हमने से पहनने हैं। इधर स्पेसिफिकली इधर प्रेशर देना है, हाँ, you mean इधर to say, प्रेशर this देना है। thighs, ठीक है। हिप के मसल मजबूत रहेंगे, Okay. टांगों के मसल मजबूत रहेंगे, कभी कमर दर्द नहीं होगी जो ये वर्जिश करते हैं। कमर दर्द क्यों होती है? हिप आपकी फाउंडेशन है स्पाइन की, फाउंडेशन कमजोर है, कमर दर्द शुरू हो जाती है। तो कमर दर्द से बचने के लिए भी वर्जिश सर बहुत आजकल आइडियल तो 35 के बाद कमर का पेन हर लड़की हर लड़के को दिख रहा है, और ये तो ख़ासतौर पे जैसे कोई डिलीवरी के बाद जो औरतें होती हैं उनको ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि या तो वो एपिड्यूरल लगवा लेती हैं या कोई ऐसी उनकी कोई ना कोई ऐसे- कशमकश ऐसे। हो जाती है सिचुएशन में, तो कमर का पेन उनको शुरू हो जाता है जवानी से ही, चाहे छोटी उम्र की लड़की और 18-20 साल की भी होगी तो उसको कमर के पेन शुरू हो जाएंगे आफ्टर डिलीवरी। तो खैर ये एक्सरसाइज ये वो भी कर सकती वो भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन करते हुए दर्द नहीं होनी चाहिए। करते हुए अच्छा दर्द हो रही तो फिर नहीं करनी। हाँ, दर्द हो रही है या तो हम गलत कर रहे हैं, हाँ। या हम अपनी बर्दाश्त से ज्यादा कर रहे हैं, जोर गलत लगा रहे हैं। ओके, तो दर्द होएगी तो ये नहीं करना। हाँ, दर्द ठीक है? होगी तो नहीं करना। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि शुगर को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है एक्सरसाइजेस के जरिए, और रिवर्स भी किया जा सकता है। और मेरे पास डॉक्टर सलमान है जो कि शुगर को रिवर्स करने वाली एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। अच्छा, आप कब बता रहे थे कि आपके वालिद साहब को भी शुगर है और आप उनको भी एक्सरसाइजेस करवाते हैं? जी, जी। और उनकी कंट्रोल में रहती है, उनकी रिवर्स हुई है, क्या सिचुएशन है जी, प्लीज? उनकी कंट्रोल में रहती है। और ये है कि ये सारी चीज़ें ना, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन डाइटरी चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो वो डाइट को, क्योंकि ग़िज़ाई बीमारी है और आपको डाइट को साथ चेंज करना, मोनिटर रखना बहुत ज़रूरी है। तो द डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें अगर मिलेंगी तो फिर जाके, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ऐसा ही है। लाइफस्टाइल ठीक होगा तो मसला भी ठीक सर हो ये जाएगा। जो एक्सरसाइजेज हैं जो शुगर की आप बता रहे हैं, ये हमें आज से पहले दुनिया में क्यों नहीं बताई गई एक्सरसाइजेज? अगर ये बता दी जाती तो सारे शुगर के पेशेंट जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं शुगर से थोड़ा सा ऐसे अपने ही है। अब जैसे जैसे आगे ये जितने भी मेडिसिन हैं, अल्टीमेटली फिलहाल जो लोग दवाई ले रहे हैं, इन एक्सरसाइजेज का मकसद ये नहीं है कि वो दवाई छोड़ दें। अच्छा, क्योंकि खुद से अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा, ये ठीक बात है, समझने की जरूरत ठीक है। है। तो ये आपने डॉक्टर के राब्ते में रहना है। जब डॉक्टर को जरूरत महसूस होगी वो आपकी दवाई छुड़वा देगा। ठीक है। जरूरत महसूस कब होगी? हाँ। आप फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसका फायदा ये होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। और जब आप उससे ज़रूरत महसूस होगी कि पता चलेगा कि वाकई जी ये मोनीटर कर लेते हैं, शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो दवाइयाँ छूट जाएगी। लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, इंसुलिन छूट जाती है। इंसुलिन बाकायदा तौर पर आपको दिन में 2-2 दफ़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से और डाइटरी चेंजेस से ठीक हो जाता है अरे मसला। वाह सर, और कौन सी एक्सरसाइजेज है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट? यहाँ तक तो बड़ा मजा आया अभी तक। अभी तक हमने 2 एक्सरसाइजेस हाँ। की हैं। दोनों, हर एक्सरसाइज का फार्मूला यही है कि 1-1 मिनट के लिए करना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसी घर के अंदर इन्वायरमेंट में, इसके लिए कोई खास जगह भी नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, हम किसी भी जगह कर सकते हैं। अब क्या, आपने पाँव को हल्का सा खोलना है, बीच में फासला होना चाहिए, ऐसे आपने नीचे बैठना है, हाथ इधर होने चाहिए। फिर जब आपने ऊपर उठना है तो हाथ ऊपर लेके जाने हैं और पाँव भी पंजे के बल आ जाना है ऐसे। क्योंकि इसमें हमने बताया था मेन रोल हमारे पंजों का है। ठीक है, फिर नीचे, ये जाना ऐसे फिर है ऊपर। और हाथ ऊपर ऐसे। इस तरह। इससे हमारे शोल्डर के मसल्स मजबूत हो रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर शुगर के मरीजों के लिए जो है बहुत दर्द का बाइस बनता है। बेसिकली सर ये कर रहे हैं कि अभी देखिएगा, सर जा रहे हैं स्क्वाट पे, स्क्वाट से जाके अपने आप को, पूरी बॉडी को जैसे हम किसी चीज़ पे लटकते हैं वैसे उसको हैंग कर रहे हैं। हैंग पोजीशन पर वो पंजों पे जा रहे हैं। आप देखें बिल्कुल इनकी ऐसे अपनी उंगलियों के पंजों पे जाके ऊपर हाइट लेते हैं वो, और स्क्वाट वाली पोजीशन। सर सही है। अच्छा, वो इससे लोग, प्रेशर यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, ठीक है, इधर भी पड़ रहा था, और ये पूरे शोल्डर भी खींच रहे थे। अब ये हो ये रहा है कि मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं सारे दिन में। अब तो पहले ज़माने में कुंडी भी ऊपर लग जाती थी, बाजू ऊपर जाने की चीज़ें होती थी। अब तो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, बाजू ऊपर नहीं जाता, इस्तेमाल ही नहीं होता। जोड़ को खुराक मिलती तब है, खून मिलता तब है जब वो एक्टिव होता है। हम अपने कंधों को, जोड़ों को इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या बात। इन एक्सरसाइज सर का आजकल मकसद कोई ऐसे पंखा साफ कर लेना तो लोगों के कंधे दुख जाते हैं। ऐसे ही, ऐसे इसी वजह से। उसकी वजह ये है कि हम इस्तेमाल कम क्या करते हैं। कुंडी की मिसाल दी आपने, वाकई कुंडियाँ खत्म हो गई हैं, अब जो सिर्फ ऑटोमेटिक ताले आ गए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात की आपने। हर वर्जिश 1-1 मिनट के लिए करनी है। अभी तक हमारे 3 मिनट हो गए ओके, ये वर्जिश से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पाँव थोड़े खोलने हैं, बाजू ऐसे सामने रखने हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही हैं। मैं हाथों को ऐसे खींचूंगा और दूसरे नंबर पे मैं पाँव को, एक पाँव को अपने हिप के साथ ऐसे मारूंगा। अच्छा, ये मतलब ये वो जो है ना टाइगर श्रॉफ का स्टाइल है। ओके, अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जिनको घुटने का मसला है, बड़े एहतियात से करना है, दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप नीचे रखते हैं ना तो कंट्रोल में रखना है ताकि झटका ना लगे, घुटने में अच्छा। दर्द ना बढ़े। अच्छा, तो ये दोनों साइड्स पे आपने इस तरह करना है और टाइम यही रखना है कि 1 मिनट के लिए आप कर रहे हैं। कंधे के मसल मजबूत होंगे, बाजू के मसल मजबूत होंगे, ओके। आपका पोस्चर बेहतर रहेगा। और चेस्ट के लिए भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है सर बहुत ये अच्छी तो है ना। एक्सरसाइज है।
और सर सांस, ये 1 मिनट तक इसी स्पीड में रखना है? हाँ स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, स्पीड डिपेंड ऐसे भी रख करता है कि सकते हैं। आपकी मसल्स में कितनी मजबूती है। ओके। तो ये स्पीड सर वेरिएबल जब हाथ पीछे लेके जाए तो ऐसे झटका देना है या बस इसको ऐसे कंट्रोल में पीछे लेके एक बार और दिखा दें। आप क्या कर रहे हैं? ये अच्छा नीचे से ऐसे नीचे से लेके आना कंट्रोल ओके। में। आप समझ आइए मुझे। ओके 4 एक्सरसाइजेस 4 मिनट। ठीक है। अब इससे आपके ओवरऑल बाजू के मसल इस्तेमाल हो चुके हैं, थाई के, हिप के, कमर के। ओके लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक, वो मैं करके दिखाता हूँ। नीचे आपने प्लैंक करना है। ठीक है। इस पोजीशन पे किसी भी जगह पे नीचे वाली जगह आपकी नरम होनी चाहिए। इधर आपने ऐसे ये लेट जाना है इस तरह। ठीक है सर, थोड़ी कमर नीचे करें, थोड़ी सी, बस डन। दिस इज द पोजीशन आपको दिख रही है? टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टांगे सीधी होनी चाहिए और और नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना है। ओके सर। सर आपने अभी आना नहीं है, अभी 25 है, थोड़ा सा रुक जाएं। जैसे ही 26 पे जाएंगे आप उठ जाइएगा। सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 26 पे उठिएगा। 1 मिनट का प्लैंक है और ये ज़रूरी होता है, ये 1 मिनट ही रखे ना, क्योंकि आपने हर एक्सरसाइज 1 मिनट बताई है। हाँ, हर एक्सरसाइज 1 मिनट करनी है। ठीक है। और जिन लोगों को भी प्लैंक की स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होती, वो नहीं कर सकते। ओके। वो बीच में रोक भी सकते हैं। अच्छा, वो सर, लोग बस जो एक्टिव नहीं है, 25, बस थोड़ी सी देर और सर। अब ओके। वो लोग जो एक्टिव नहीं है, जिनको प्लैंक की आदत है, वो कर लेंगे। सर, जिनको होने नहीं लगा है। आदत, बस वो 30 घुटनों को हल्का सा बेंड भी कर सकते हैं। ओके। यानी कि अभी पहले ये 26 हो जाएं, हाँ। फिर मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनके लिए करना जो है ना मुश्किल है। जबकि उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं, चीज़ें पहनी है, बट फिर भी आपको करके दिखा रहे हैं कि 1 मिनट के लिए। अच्छा, बॉडी पोस्चर बिल्कुल इतना सीधा रखना है जैसे सर ने रखा है, कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर प्लैंक भी गलत करेंगे तो कोनिया और कमर हो गया सर, डन। अच्छा, अब इसमें मेन रोल प्ले करेगा ब्रीदिंग। अगर आप सांस लेते रहेंगे तो वो ज़रा आसान रहेगा। और ये प्लैंक ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वाह। इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। वाह। अब सर, जो इससे लोग नहीं कर पेट भी सकते, अंदर लग जाता है। पेट अंदर लग जाता है। जो नहीं कर सकते वो घुटनों को ऐसे फोल्ड कर लें इधर, अच्छा, कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जैसे जैसे ट्रेन होगा, हाँ। कुछ सेकंड के लिए ये कर लिया, फिर वापस ले गए घुटने। अच्छा। कुछ सेकंड के लिए उठा लिए, फिर वापस ले अब गए। सर जो आप 45 से ऊपर होते हैं, 50 होते हैं, उन लोगों के लिए तो फिर ये घुटने रख के सही है। हाँ, घुटने रख के ठीक है, क्योंकि वो तो और complete जैसे plank ट्रेन नहीं हो कर जाएंगे तो सकते। फिर हाँ। आप कर सकते हैं। औरतें भी इसी तरह घुटने रख औरतें के भी कर करेंगी सकती हैं, है ना सर? ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत, एक तो इससे ना चाहे औरत हो या मर्द हो, पेट अंदर लग जाएगा। ऐसे ही। ठीक है। और वाकई पूरा प्लैंक जो है, मुझे लगता है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की जोर लगता है। कंप्लीट एक्सरसाइज। बाकायदा तौर पर जोर लगता है इससे हाँ, ना, इट्स सांस वन ऑफ माय चढ़ता है। फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, इसलिए मैंने आपको पूरा 1 मिनट करवाया। हाँ, और इस एक्सरसाइज को 2 दफा करना है। एक दफा सुबह, ये एक तो दफा शाम। अच्छा अच्छा, दो ये सारी या सिर्फ प्लैंक? सारी एक्सरसाइज। ओके। 5 मिनट टोटल एक्सरसाइज को लगी, 5 वर्जिशें। ठीक है। तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, बस ये किया, हमारी शुगर की एक्सरसाइज डन हो गई। अच्छा। बुजुर्ग हैं कर सकते हैं, बड़े हैं कर सकते हैं, बच्चे हैं कर सकते हैं। ओके। बस जो घुटने के मरीज हैं, जो इसमें सबसे मुश्किल एक्सरसाइज लगेंगे उन्हें स्क्वाट्स, ये उठक बैठक, क्योंकि घुटने का दर्द है, अगर उनके लिए मुश्किल है। सर घुटने के दर्द तो होते हैं, आपको पता है, ऐसे ही है। एज के जितने उसका भी हल ये है कि हम बहुत ज्यादा नीचे ना बैठें। आपसे ठीक अगर है। इतना भी बैंड हुआ जाता है ना, इतना हो जाए, हाँ। जबरदस्ती नहीं करनी। ओके, मतलब बिल्कुल ऐसे नीचे आने के बजाय सिर्फ इतना थोड़ा सा भी कर बचा। लें। ओके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में रखें, जैसे जैसे मजबूती आएगी, ये हम ये भी करने के काबिल हो जाएंगे। वाह सर, टू गुड। आज डॉक्टर सलमान ने हमें इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज बताई हैं और मैं ये हैरत करती हूँ, हम जब अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को लेके जाते हैं जिनको शुगर होती है और डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, वहाँ पर उनको कभी भी ये नहीं कहा जाता एक्सरसाइज करो। हर डॉक्टर एक बात करता है, वॉक कर लें। यही सुनने में आता है। ऐसे आपके भी वालिद साहब को जब शुगर हुई होगी, यही लोग कहते होंगे वॉक किया करें। तो वॉक किस तरीके से करनी है उन्होंने बताया कि इसकी भी एंगल्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप चले जा रहे हैं गलियों में, पार्कों में चले जा रहे हैं, ट्रेडमिल पे चले जा रहे हैं और आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं। उन्हें कितनी सारी एक्सरसाइजेज बताई हैं जो आपके शुगर को नॉर्मलाइज करने के लिए और आपकी शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए कारआमद है। अगर इन एक्सरसाइज को आप अपनी शुगर की चीज़ों के साथ रखेंगे, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आपकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी, नॉर्मल हो जाएगी। और अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। देखिए, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में आप सुबह गुलाब जामुन खा लें। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए तो आपकी शुगर वाकई नॉर्मलाइज हो जाएगी। खुदा अपना ख्याल रखिए। आपको सेहत जो है ना, बार बार कहूँगी, अल्लाह ताला कहता है 1000 नेमत है। इस 1000 नेमत को समझें। अपनी सेहत को, अपने बुढ़ापे को अस्पतालों की जीनत ना बनाएं। अपने बुढ़ापे को अपने बच्चों के साथ गुजारें, अपनी खूबसूरत मेमोरीज़ को याद करके गुजारें, अपने प्यारों के साथ बैठ के बैठ के अच्छा बातें करने से, कुछ उनको एक्सपीरियंस सिखाने से, और उनको कुछ अच्छी मैं कहूँगी कि वेकेशंस कराएं, घूमने फिरने जाएं। जब सेहत ही नहीं होगी तो घूमने फिरने क्या जाएंगे? इसलिए तो कहते हैं जवानी में घूम लो जितना घूमना है, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान में बुढ़ापे में तो बिस्तर मर्ग पे पड़े होते हैं सारे लोग। तो ख्याल कीजिए अपना, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए,
टिल योर लाइफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज बताई है। नाज़रीन, हम अभी बात करेंगे यहाँ पर ये जो यूरोप के लिए लोग वीज़ा लेते हैं, इसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, और कुछ ऐसी बातें जैसे यूरोप जाने के लिए जो पाकिस्तानी है ना, उनको कई कठिन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। अब इस हाल में पाकिस्तान में जो बिज़नेस के लिए या मुलाजमत के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं यूरोप और अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, मगर उनको मसला ये पेश आ रहा है कि वो कानूनी रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल उनको पेश करनी पड़ती है, जिनमें जैसे शिप के ज़रिए जा रहे हैं गलत, और कोई ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए जाते हैं तो कंटेनर्स के ज़रिए चले जाते हैं, हमने मूवीज़ में देखा है ना। और तो और बच्चे कुछ अगवा भी हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, मर जाते हैं बच्चे। तो इस तरह की ऐसी सिचुएशंस भी जो है फैमिलीज़ को फेस करनी पड़ती है। मगर आज हम ये जानेंगे कि अगर जाना है तो सही तरीके से जाना है, सही रास्ते से जाना, वो सही रास्ता क्या है, उस पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास हैं शुमाइला इलियास, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, और हमें सही तरीके से गाइड करेंगी कि हम अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो कौन सा सही वे है टू फॉलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, यूरोप जाने के लिए पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो बिकॉज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड जो हमारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं टू गेट द माइग्रेट टू अदर लाइक यूरोप कंट्रीज़। एंड सेकेंडली जो हमारा इमिग्रेशन वीज़ा सिस्टम है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तानीज़ के लिए। दैट इज़ वाई दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल्स, अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स। तो जो बेस्ट चीज़ है, मैं आपको जो बताना चाहूँगी कि 3 टाइप की कैटेगरीज़ होती हैं। बिज़नेस कैटेगरीज़ हैं जिससे हम माइग्रेट कर सकते हैं, स्टूडेंट कैटेगरीज़ हैं, एंड द सेकंड द फैमिली रियूनियन, और for all the families we can move to that Europe countries. तो स्टेप बाय स्टेप करके बता दें कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या सही तरीका है। इफ़ यू टॉक अबाउट द बिजनेस देन व्हेन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इमिग्रेशन की 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ फॉर हाई प्रोफाइल पीपल हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़। तो उनके लिए तो पूरी दुनिया के अराउंड द ग्लोब जो है। कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? सपोज मुझे यूरोप जाना है, ठीक है, तो मुझे एज यूरोप में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कुछ टू गेट क्राइटेरिया बता दीजिएगा। इट्स रफली इट्स मोर देन $2 million या यूरो में आप कह सकते हैं। अच्छा, इट्स डिपेंड इन विच कंट्री यू वांट टू मूव। देयर आर सम कैटेगरीज, यस। अच्छा, उसमें कौन कौन सी जगहें आ जाती हैं? लाइक माल्टा है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको ROI वहाँ पे बहुत अच्छी है। आयरलैंड है, बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली UK भी है। जी, आयरलैंड भी बहुत लोग जाते हैं। जी जी जी। पुर्तगाल बहुत अच्छी, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा था, बट स्टिल व्हेन हम लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर हम वहाँ के लॉ को फॉलो नहीं करते जो हम कमिट करके आए होते हैं, तो देन फिर हमारे लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है गवर्नमेंट वहाँ की। मेरे बड़े भाई हैं अजहर भाईजान मेरे ना, तो सेकंड नंबर पे जो है वो आयरलैंड में रहते हैं। ओके। तो हाँ, और वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह वहाँ पे सब कुछ Ireland is सेटल है, good. और It's बहुत पहले से हैं, वो बहुत ही छोटी जी, उम्र में चले गए थे। बट वो हमें यही बताते रहते कि बहुत से पाकिस्तानी आते हैं। अभी जो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अब जैसे आपने बताया कि इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस पर्पज़ के लिए आपको अगर जाते हैं, तो ये तो 50-60 करोड़ यस है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। दूसरी ऑप्शन बता दें न देखें ना, 50-60 करोड़ मेरे पास है ना, मौलवी तेरे पास है। ये उनके लिए जो अपना सेकंड पासपोर्ट क्विकली लेना चाहते हैं, लाइक हमारे पास पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट एंड वी वांट टू। कितनी देर में मिल जाता है? 3 ईयर में, 2 ईयर में, इट्स डिपेंड्स। अच्छा अच्छा। इसके अलावा कुछ ऐसे कैरेबियन स्टेट्स भी हैं जहाँ का पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट विद इन अ ईयर। अच्छा, तो ये दिस इज़ कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़। सेकंड कैटेगरी वो हमारे मिडिल क्लास के लिए है, जो जिसको हम कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। वही काम की है। दिस इज़ कॉल्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा या लेबर वीज़ा। तो
वो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें, ऑल ओवर द यूरोप हैं, बट स्टिल अगर हम सिस्टम को लेके चलते हैं, प्रॉपर चैनल चलते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाते, एंड हमारे अंदर भी वी हैव टू शो दैट वी हैव सम क्वालिटीज़, वी आर एजुकेटेड, देन कोई भी कंट्री है, आप वहाँ पे जाके जॉब करें, सेटल्ड हों, वो आपको जॉब ऑफ़र करते हैं और आप वहाँ पे जाके सेटल्ड हो सकते हैं. It's take roughly 5 years to get the passport of that country. मतलब मिडिल क्लास के लिए वहाँ पे अगर लेबर वीज़ा किसी को चाहिए तो 5 अच्छा, साल एटलीस्ट. मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल में समझते हैं कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास अगर है और उनको जाना है तो उनके लिए किस तरीके के वीज़े की ज़रूरत है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन चीज़ों को नहीं करना, जो गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से वीज़े नहीं लगते, वो कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, इस पर डिस्कस करेंगे. आज हम यूरोप के वीज़ा के ऊपर बात करें कि किस तरीके से आप अपने यूरोप का वीज़ा लगवा सकते हैं और कौन सा सही तरीका है, कौन सी गलतियाँ हम कर जाते हैं. हम अभी मिडिल क्लास के लिए बात करें कि अगर उनको जाना है यूरोप में तो उनका जो वीज़ा है उसको किस तरीके से लगाया जा सकता है. जो गलतियाँ कर देते हैं पहले ये पूछ लेते हैं. जो लोगों का वीज़ा कैंसिल हो जाता है यूरोप के लिए, जो हमारी मिडिल क्लास कम्युनिटी है और वो अप्लाई करती है, वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करती है जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है? देखिए, सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंटेशन है. उन लोगों को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती, डॉक्यूमेंट्स जो वो उनके ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, बैंक स्टेटमेंट उनकी रेडी नहीं होती, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स. बैंक स्टेटमेंट कितनी को चाहिए होती है जिसमें गलतियाँ होती हैं कि अगर किसी का बैंक स्टेटमेंट रफली फॉर द यूरोप सम कंट्रीज दे नीड फॉर 6 month बैंक स्टेटमेंट. अच्छा. और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें 1 month की भी. और कितना कोई अमाउंट रिक्वायर्ड होता है कि आपकी बैलेंस इट्स डिपेंड कंट्री टू कंट्री एंड इन विच सिटी. एक दो एग्जांपल्स अगर दे दें तो आइडिया हो जाए. अगर जैसे if you talk about लंदन आयरलैंड के लिए कितना चाहिए जाते हैं, अगर आप लंदन में आपकी जॉब है, देन यू नीड रफली 10,000. अच्छा. यस. 10,000 पाउंड्स आपके उसमें होने चाहिए. यस. ओके. और अगर जैसे आयरलैंड वगैरह, अगर आप फैमिली ऑफ 5 है, लाइक आपके 3 बच्चे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, देन 10,000 पाउंड Yes, मस्ट बी इम्पोर्टेंट. आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए. और अगर आयरलैंड और दूसरे, अगर आप आयरलैंड जाते हैं तो देन वी नीड अ 6 month बैंक स्टेटमेंट. ओके. और उसमें भी इतना ही अमाउंट होना चाहिए, 10,000 पाउंड. जी. यूरो में, यूरोप में. ठीक है ना. एंड सेकेंडली आयरलैंड के लिए ये भी गुड चीज़ है कि आपका वहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैनेज होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. जैसे आप कह रहे क्या मिस्टेक्स कर हमारे यूजुअली जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका मस्ट उसमें ऐड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, कि अभी तक. और इस तरह से नहीं कि सिर्फ आपने एक्सपीरियंस लिया, आपकी सैलरी शो उस कंपनी से हो रही हो, वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए. ओह. जैसे कोई लोन लेता है, आपकी कंपनी की जो है वो सैलरी शो हो रही होती है, उसी तरीके से वीज़े के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ओके. ये भी सुन लीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी शो नहीं हो रही है 6 months की, देन आपके वीज़े में आपको डिफ़िकल्टीज़ पेश आएंगी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा इसको भी दोबारा रिपीट करवा दूँ. कौन कौन सी कंट्रीज़ में इजीली जा सकेंगे अगर पाकिस्तानी यहाँ से ट्रैवल करना चाहिए? अच्छा, दूसरा, अगर किसी मुल्क का भी कहीं का कोई उनके पास पासपोर्ट में वीज़ा कोई नहीं लगा हुआ तो क्या यूरोप में जा सकेंगे? देखिए, अप्लाई तो हम कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी अप्लाई करके खाली प्लेट वापस ना आए ना. चांसेस कितने कोई होंगे अगर हम इसके बगैर? आप 10% कह सकते हैं सिर्फ. यस. अच्छा, ये तो बहुत ही कम चांसेस हैं. 10% में क्या होता है? एक्चुअली जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और आपको पता है कि हमारी जो यूथ है उनके लिए एक इजी एस्केप है कि बस यहाँ से निकल जाएं, बाहर चले जाएं. तो उस वजह से भी कुछ लोग हमें उस लेवल पे रख के देख रहे हैं कि एवरीवन जस्ट वांट टू गो अब्रॉड फ्रॉम दिस कंट्री, तो वो इसको एज ए सिक्योरिटी रिस्क भी कंसिडर करते हैं फॉर देयर ओन कंट्री. अच्छा शुमाइला, अगर जैसे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कि अज़रबैजान चले गए, मलेशिया चले गए, छोटे छोटे ऐसे कंट्रीज में, तुर्की चले गए, ठीक है, वहाँ जाके उनके वीज़ाज़ लगवा लेते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए. क्या ये वाले वीज़ाज़ हेल्प करते हैं जब यूरोप के लिए वीज़ा? बिल्कुल बिल्कुल. मैं कहती हूँ कि जो हमारे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं हमारे ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर, हम लोगों को उनको ज़रूर विज़िट करना चाहिए. बेशक आप अपने फ्रेंड्स ढूंढ लें वहाँ पर,
अगर एक्सपेंस का मसला, लेकिन ज़रूर जाएं। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से मरी जाने के भी उतने एक्सपेंस है, एंड और जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं जैसे आपने बोला कि अज़रबैजान है, उसके भी उतने एक्सपेंस हैं, लेकिन उससे आपकी ग्रेजुअली ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, एंड वो फर्दर जो लेटर ऑन फ्यूचर में आपकी यूरोप में बहुत काम आती है। आखिर में स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी बता दीजिए, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो भी बता दीजिए। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे बेस्ट जो हमारी आइडियल डेस्टिनेशन है, जो सब लोग देखते हैं, हम वीज़ाज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पे यूरोप के लिए जो लोग फैमिलीज़, जो लोग स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो जाना चाहती है। अब ये मैसेज जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो डंकी लगा के जाते हैं ना एजेंट्स के थ्रू, उसके बाद बेइज्जती होती है, रास्ते में अगवा हो जाते हैं, मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता, तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए देखें, ये तो ज़िल्लत का रास्ता है, बाहर जाने के लिए इज़्ज़त का रास्ता क्या है उसके बारे में पूछते हैं। जी फ़िज़ा, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लोग इस तरह से जाते हैं और फिर ऐसी न्यूज़ आती हैं। वैसे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी चल रही है, उन्होंने कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट हुए हैं हमारी गवर्नमेंट भी। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं सजेस्ट करूँगी कि बजाय कि वो डायरेक्ट यूरोप में जाए, बाल्कन स्टेट्स हैं, 11 बाल्कन स्टेट्स। ये क्या है? दीज आर अराउंड द यूरोप स्टेट्स हैं, वहाँ का वीज़ा जो है वेरी इजीली लग जाता है। और दूसरा ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर वेयर हाउसेस खाली पड़े हुए हैं, लेबर क्लास के लिए है, कोई ख़ास एजुकेशन नहीं चाहिए वहाँ पर आपको, वेरी गुड। अगर आप ये जो हमारा 2-3 मुल्कों के नाम भी बता दें शुमाइला। लाइक अल्बानिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, कोसोवो है, मॉन्टीग्रो है, ओके, इसके अलावा सर्बिया है, ओके। दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर ये लोग वहाँ जाते हैं 6 मंथ, वैसे भी वीज़ा प्रोसेस में लग जाते हैं, 6 मंथ वहाँ पे रुकें, TRC ले, देन दे कैन मूव टू ईजीली टू यूरोप। और ये बड़ा इज़्ज़तदार तरीका है। आप प्लेन में जाते हैं, बजाय कि आप जान रिस्क में डालें, घर वालों को परेशान करें, एंड एक्सपेंस भी इसका आलमोस्ट अप एंड डाउन उतना ही होता है जितना कि डंकी लगा के आपको आता है। अच्छा, तो इसके लिए बेस्ट जो है मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और कितना टाइम पीरियड लग जाता है इन चीज़ों के लिए? 5 to 6 months। और पाकिस्तानियों की वहाँ पर इज़्ज़त भी है। अच्छा, लाइक इधर ज़रा थोड़ी हमारी कम्युनिटी कम है, मॉन्टीग्रो हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया। मॉन्टीग्रो तो नेक्स्ट ईयर यूरोप में जा भी रहा है। तो सर ये मुझे बताइएगा शुमाइला, पे ये जो एजेंट्स डंकी वाला काम करवा देते हैं जिसमें इतने रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं और उसके बावजूद भी लोग वीज़े के लिए जो है उस पर एग्री कर जाते हैं और वो कर लेते हैं, तो ये रास्ता बताते नहीं है क्या एजेंट्स के, इस तरीके से भी आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से अवेल कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते और इनके अपने जो ईवल हम कह सकते हैं बेनिफिट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज़ वाई ये उनको ऑफ़र नहीं करते। अच्छा जी, कोई और ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है जिसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं या जो करना बहुत ज़रूरी है, वो भी उस पर भी बात कर लें आप, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे सवाल जो मैं नहीं कर पा रही मगर आपको लगता है आपको बताने शुड टेल। इन बाल्कन स्टेट्स में भी मैंने देखा कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स देयर, स्पेशली द पाकिस्तानीज़। वहाँ पे इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जा रहे हैं। वहाँ पर रेस्ट ऑफ द जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी जा रहे हैं, बट स्पेसिफ़िकली हमें जो वार्न किया जाता है वो पाकिस्तानियों के लिए किया जाता है कि हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वी डोंट फॉलो द रूल्स। हमारा जो मकसद होता है सीधी तरह बस किसी तरह हम भाग के यूरोप में चले जाएं। जबकि सैलरी पैकेज जो है यूरोप में भी सेम है एंड इफ़ अल्बानिया में भी सेम है, मॉन्टीग्रो में भी। कितना सैलरी कमा लेता है बंदा अगर इस तरह से लग जाता है? इट्स स्टार्ट फ्रॉम 800 यूरो। नॉट बैड। यस, एंड और मिडल ईस्ट की अगर आप कंपेयर करें तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है मिडल ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए भी, जो हमारे वहाँ पर जाते हैं उनको सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहते हैं, पासपोर्ट की ऑप्शन नहीं होती, बट दीज कंट्रीज आर ऑफर। जैसे अगर दुबई में वीज़ा लगना मुश्किल है, जो लेबर क्लास है, तो वो इन स्टेट्स में जा सकते हैं यूनिटों से और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं ना, 2-3-4 लाख रुपए आराम से वहाँ रह के कमा सकते हैं। यस, ओके। अच्छा, और कोई क्वालिफिकेशंस की कोई कैद है कि इतनी पढ़ाई होना ज़रूरी है वीज़े के लिए? नहीं, इसमें कोई क्वालिफिकेशन, कोई आइल्स का कोर्स चाहिए? वीज़ा कैसा लगेगा? कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। तरीका कार भी बता दें, करना क्या है एग्जैक्टली?
इसके लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? गूगल अगेन, यू नीड सम कंसल्टेंट्स अबाउट हु आर एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, अच्छा, वो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वेयर हाउसेज जस्ट फॉर वुमेंस। अच्छा, यस, और पूरा पर्दे का इंतज़ाम है वहाँ पर। अरे वाह, तो वेरी सेफ कंट्रीज़ हैं। इवन आई फील सेफ एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत अच्छा। सर ये कहाँ पे बात कर रही हैं आप? ऑल ओवर द बाल्कन स्टेट्स। वाह, अच्छा। और वहाँ पे पर्दे का बहुत इंतज़ाम है कि कोई मेंस, अगर ख़वातीन के वेयर हाउसेज है तो वहाँ पर ओनली वुमेन्स आर अलाउड एंड मेंस आर डूइंग देयर ओन डूइंग जॉब इन अदर वेयर हाउसेज। दैट्स नाइस। Yes. और वहाँ के लिए भी इजीली जो और ये जैसे हमारी सिलाई ख़वातीन करती हैं, तो वहाँ पर सिलाई के बहुत अच्छे मौके हैं वहाँ पर। इसके अलावा ड्राइवर्स, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, उनकी तो सैलरी भी 3000 वेल्डर्स वगैरह भी जा सकते हैं। यस। स्किल्स कुछ और भी बता दें मुझे, जैसे क्या कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं? जी, प्लम्बर हो गए, हमारे ड्राइवर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, दे आर ऑल। अच्छा, अब एजेंट के थ्रू जाएंगे तो क्या डायरेक्ट जॉब लग जाएगी? अच्छा, या वहाँ जाके सर्च करनी है धक्के खाने? ये गुड बात है कि दे आर ऑफर्ड, जब आपको जॉब ऑफर आता है तो जॉब ऑफर विद अकोमोडेशन एंड फूड, जो एम्प्लॉयर है वो आपको प्रोवाइड करता मतलब है। पैसे जितने आने वो सारे जेब में जाने। जी 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 जी। खाना पीना रहना सारा उनका। और अकोमोडेशन अच्छी होती है क्या? रहने के काबिल होती है? ऑब्वियसली दे फॉलो द रूल, जो गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है। मसले होते हैं, अच्छी नहीं होती? नहीं, इस तरह से तो नहीं होता कि बहुत लग्जरी तो नहीं होती, बट जो उनके रूल्स जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुए हैं वो होती है, बिकॉज देर वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। तो जो वो डंकी वाले हैं ना, आप मेरी बात सुने, जो आपने दिमाग में खिचड़ी पकाई हुई है ना, जो पूरी प्लानिंग सर्च करके बैठे ना कि यूरोप ही जाना है, यूरोप ही जाना है, यूरोप ही जाना है, डंकी के थ्रू जाना है, तो बेहतर ऑप्शंस देखें। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इज्जत से जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम बड़ा करें, मेहनत करें। मेहनती हैं आप, ये नहीं मैं कह रही, मगर उस मेहनत को सही पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ करें, सही जगह जाएं। अपनी जान को रिस्क में डाल के निकलते हैं डंकी के लिए, ठीक है? अपनी ज़िल्लत विल्लत पॉकेट में भर के निकलते हैं। अपनी इज्जत को पहले रखें ताकि आपकी इज्जत बढ़ेगी पूरी दुनिया में, तो फिर आपके मुल्क का भी नाम रोशन होगा, आपके मुल्क की भी इज्जत बढ़ेगी। आप लोग जो ये डंकी वाली फिल्में चलाते हैं ना, उसकी वजह से पाकिस्तान की 2 टके की होती है, आप लोगों की वजह से होती है। और आपके पीछे जो आपके घर वाले हैं वो कोई तालियां नहीं बजा रहे तो वो भी रो रहे होते हैं, उनको भी रुला के जाते हैं आंखों आंसू। तो इज्जत से जाएं, लोगों को फ़िक्र दे के ना जाएं, खुद भी फ़िक्र में रहते हैं, खुद भी छुपे छुपे रहते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है? ऐसे जाना है, वो ऐसा ही नहीं जाना। स्टूडेंट वीज़ा के लिए कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं? कुछ स्कॉलरशिप प्लान्स अगर हैं, ऑफर्स हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो प्लीज़ बताइए। स्कॉलरशिप यूजुअली यूके में बहुत अच्छी ऑप्शन है, और सबसे जो बेस्ट आइडियल प्लेस है यूके ही है, जो वेरी क्विक आपको वीज़ा भी दे रहे इस वक्त आपको मिल रहा है और जल्दी भी मिल जाता है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो these countries are तो स्टूडेंट्स तो वहाँ पे जा पे काम भी कर सकते हैं ना? Yes. इतना तो उनको अवेल करने का मौका 20 मिलता आवर्स है। अलाउड होते हैं। वाह, यस। और वो कमा भी लेते हैं साइड लाइन थोड़ा सा, है ना? जी जी जी। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग जो जाते हैं, इसमें स्टूडेंट लोन भी वहाँ पे मिलता है, या फिर ज़रूरी है कि जो वहाँ पे रिहायशी हैं, जो रह रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा जो है ना, वो जैसे वो लोन जो है वो लोन ओनली फॉर रेजिडेंट्स, स्टूडेंट वीज़ा वालों को नहीं देंगे? नहीं, क्यों? बिकॉज हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस। अच्छा, अगर जॉब्स की बात करें तो वो बाद में मिल जाती है उनको इजीली? इट्स डिपेंड्स। देखें, जब हमारे स्टूडेंट यहाँ जाते हैं तो मैं उनको ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ कि वो वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी से रिलेटेड जॉब करें, ताकि जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो तो उनके लिए एम्प्लॉयर्स उधर ही जॉब भी इजीली लग जाए और उनको अच्छी सैलरी। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो और जॉब से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको वो वेरी इजीली मिलती हैं और थोड़े उनके पैसे भी बन रहे होते हैं। और जो लाइन में चूज की होती है वो पीछे स्टडी कंप्लीट होती है तो उनका एक्सपीरियंस और स्टडी टोटली डिफरेंट होती है।
देन वो एम्प्लॉयर्स के लिए उतने आइडियल नहीं होते। शुमाइला, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें आज वीज़े के बारे में समझाया कि यूरोप का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, और ये सारी रील्स जो है हमारी सोशल मीडिया पे मौजूद होगी, जिसको देखना है, समझना है दोबारा तरीके, तो जाके उन रील्स को देख सकते हैं। नाज़रीन, ये ना समझिएगा कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे जो है लाइव शो में ऐसे ड्रिप लगानी पड़ गई और मुझे छुट्टी कोई दी नहीं 24 न्यूज़ ने, तो फिर उसके बाद जो सिस्टम है वो मुझे लाइव ही कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी ट्रिप है जो मैं भी यहाँ पे लाइव लगा के बैठी हूँ। ये मैंने इसके बारे में बड़ी रिसर्च की है। आपको पता है कोई हर्बल चीज़ हो, मेडिकल चीज़ हो, मुझे शौक़ है कि मैं इन चीज़ों के बारे में पहले रिसर्च करती हूँ, और अगर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आपने करना है कि नहीं करना, तो पहले उससे पहले मैं खुद लगा के देखूँगी कि इसके क्या फ़वायद है, और उसके बारे में पढ़ा भी मैंने बड़ा। ये एक ड्रिप है जिसको कहते हैं नैट ड्रिप, आजकल बड़ी फेमस है। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो लगवा रहे हैं, काइली जेनिफर लगवा रही हैं, कैंडोल लगवा रही हैं, ठीक है, और किम कार्दाशियन लगवा रही हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी यूरोप की, बाहर की, अमेरिका की, लंदन की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारी की सारी लगवा रही हैं। इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लगवा रही हैं। तो ये क्या इतनी फेमस एक ऐसी ड्रिप है, नैट ड्रिप, जिसके पीछे सारे पागल हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छा, मुझे टिश्यू दे दीजिएगा, थोड़ी सी साइड से पानी या ब्लड आ रहा है। तो इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे, मगर मेरे पास हैं मरियम मंजूर, डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ये आज ला दें, लाइव ला दें। तो ये आज हमें बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस नैट ड्रिप, जिसके पीछे आज सारे दुनिया वाले पागल हुए हैं। क्या ये गोरा करती है, क्या ये हसीन बनाती है, ये एंटी एजिंग है, क्या है, सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फिज़ा? भाई इतनी धूम मची हुई थी, इसके चर्चे हुए हुए थे पूरी मार्केट में, तो मैंने कहा आज जब तक हम इसको लाइव नहीं करेंगे, लाइव नहीं बताएंगे, तो लोगों को पता कोई नहीं चलेगा। तो ओवर टू यू, सबसे पहले बताइए नैट के क्या फ़ायदे हैं, ये जो ड्रिप आई है ये कब आई है और क्यों लगवाई जा रही है? अच्छा, नैट जो है ये एक बहुत बेसिक हमारा जो है एलिमेंट है, जो कि सेल में, बॉडी में पाया जाता है, हर सेल में होता है बॉडी के, ठीक है। और ये शुरू ही से थी, लेकिन अब रिसर्च में और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें अभी पता चले हैं, ठीक है। अब नैट जो है लास्ट टाइम जब हमने शो किया तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये कैसी है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसको लगाना कैसे है, या इससे क्या होता है, या अक्सर लोगों की मिथ्स होती हैं कि जी लगाने से हमारे जिगर फेल हो जाएगा या किडनी फेल हो जाएगी या क्या होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, और साथ साथ आपको लाइव लगेगी भी, तो ये डर भी निकल जाएगा कि क्या लगवाने से क्या होता है या क्या नहीं होता, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वही मैंने आपको बताया कि बेसिक न्यूट्रिएंट है, हमारे हर सेल में होता है, बहुत सिंपल, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे क्रॉनिक फटीग है, काम करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, काम करने का दिल नहीं करता है या मोटिवेशन नहीं रहती, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करता है। फिर आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, एंटी एजिंग है, ठीक है। फिर मेंटल क्लैरिटी, और आपके जो जैसे एग्जॉशन हो जाती है, काम कर करके थक गए हैं, मजीद काम करने की कैपेसिटी नहीं रह रही, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैं तो काम ना करूँ तो थक जाती हूँ, तो मेरे लिए कहीं गलत तो नहीं है? नहीं, आप एक अलग मुझे लेकिन 2 दिन की छुट्टी मिलती है, मैं पागल हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कुछ काम तो करूँ, मैं घर खोल के बैठ जाती हूँ, हाँ, बर्तन किचन निकाल के पता नहीं कितनी सफाइयाँ, गाड़ियाँ धोना शुरू कर देती हूँ, पागल हो जाती हूँ। हो सकता है अब आप 2 की जगह 4 धो लें, ठीक है ना, ये होगा ठीक है। ऐसा ना हो घर वाले कहेंगे क्या लगवा के ये सब वापस अच्छा, मेरे जैसे पागल बनने के लिए नहीं थी क्या ये? नहीं, ये है, बिल्कुल है ये। इसके फिर एंटी एजिंग बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छा, है, दूसरे बेनिफिट्स भी है ना फिर, ठीक है। क्रॉनिक भी तो बात में और थकावट, जो आपका बता रही थी मुझे बैक पेन है, ठीक है, बैक पेन्स है, हेडेक है, मिग्रेन में बहुत हेल्प करता है। आप इसको रेगुलर लगवाएं, 5 to 6 सेशंस कम से कम इसके लें, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारे बॉडी सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। और पेन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। क्रॉनिक डिजीजेस, बेसिकली बाहर वाले सेलिब्रिटीज भी इसको एंटी एजिंग के तौर, एंटी एजिंग तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ज्यादा तो वो इसको अपनी जो वहाँ आपको पता है वहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, स्किन के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, और जो लगवा रहे हैं उन सबको भी बहुत से डिसऑर्डर हैं। तो इस वजह से ये वो उन्होंने लगवाई इसलिए थी, और इसके साथ दूसरे बेनिफिट्स भी आए, तो इस वजह से बहुत फेमस हो गई। अरे वाह, इसको भी डाइल्यूट करके हाँ, इसको हम फ्लूइड में लगाते हैं, और इसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, जैसे हम आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर चेक किया, आपके वाइटल्स चेक किए सारे, ठीक है। और इसके लिए जरूरी होता है एम्प्टी स्टमक नहीं लगवाना, आपका स्टमक फिल होना चाहिए, आपने अच्छा सा नाश्ता हैवी किया हुआ हो, ठीक है, सो दैट ये अच्छी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और नंबर 2, उस दिन आपने चाय कॉफी वगैरह नहीं पीनी बहुत ज्यादा। हाँ, ये मैं कॉफी पी रही थी, इत्तेफाक से टाइम पे इन्होंने देख लिया, मुझे रोक दिया। जिस दिन आपने नैट की जो ये ड्रिप लगवानी है, डॉक्टर मरियम ये कह रही थी कि आपने कोई किस्म की चाय
कैफीन इस तरह की कॉफ़ीज़ वगैरह Green tea। नहीं इस्तेमाल करनी, दूसरा पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है ना, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए और अच्छा फूड है, अच्छी डाइट लेनी है जिसमें अच्छी सारे डाइट। बैलेंस इन्होंने सबसे पहले आते के साथ ही मुझे बोला, और पहले भी बोल दिया था कि नाश्ता अच्छा करें। मैंने अच्छा बड़ा बोल जो है ना वो दलिया का अच्छी तरीके से खाया था, रास्ते में गाड़ी में बच्ची का अंडा भी थोड़ा सा खाया था, मगर उसके बावजूद वो कह रही है थोड़ा सा और हेल्दी और ज़रा हेवी नाश्ता करना होता है। तो मैंने भी नान चने भी मंगवाए, वो साथ साथ खाती भी रहूँगी। तो अगर आप भी ड्रिप लगवाने का प्लान करती हैं या करते हैं, मर्द औरत दोनों कर सकते हैं लगवा ना? सकते हैं। अच्छा, तो अगर खाए बगैर लगाएंगे तो वो बेहोश वगैरह भी हो सकते हैं? देखो वो एक तो वैसे डर होता है लोगों को, बहुत ज़्यादा फोबियाज होते हैं कि ड्रिप से, नीडल फोबिया होता है, ब्लड फोबिया होता है कि देख के डर जाते हैं, उससे भी अक्सर लोगों को सिंकपी या बेहोशी का वो हो जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपकी बॉडी में फूड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, सो दैट आपका बीपी वगैरह मेंटेन रहे, वाइटल्स मेंटेन रहे, सो दैट कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमने लाइव लगाया साथ ताकि हम सब लोगों को दिखा सकें कि ऐसे जितनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जितना लोग डर जाते हैं चीज़ों को देख के। ठीक है मरीम, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। ये नैट ड्रिप जो है मुझे लगाई जा रही है, और ये नैट ड्रिप के बारे में मैं आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसके पीछे दुनिया पूरी पागल हुई हुई है। हर कोई नैट 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 कर रहा है, तो जो नैट लग रही है उसके क्या फ़वाइद हैं, मज़ीद और बात करेंगे। कॉल्स आप कर सकते हैं प्रोग्राम में, मरीम हमारे साथ हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसके मज़ीद फ़ायदे और किस एज में लगाना है, किसको लगवाना है, वो भी पूछ सकते हैं। जी, मैं साथ साथ नाश्ता करना शुरू हो गई हूँ। मैं खा रही हूँ नान चने। मोस्टली जब मैं मुझे कोई कहता है ना हेल्दी नाश्ता करो, नान चने खा लेती हूँ हलवा पूरी खा लेती हूँ, मेरे लिए ये हेल्दी नाश्ता है। खैर, तो मैं तो खा रही हूँ मज़े से, और मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं आपके सामने हूँ, मुझे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, मुझे कोई होता नहीं आ रहा, कोई मुझे ऐसे कुछ है नहीं, हार्ट बीट भी कुछ नहीं, ना palpitation, कोई कुछ नहीं। और ये इसको अगर आप जितना ईजी लें उतना ईजी है, ठीक है। जितना स्ट्रेस की आप टेंशन लेंगे उतना वो वैसे ही, स्ट्रेस से तो आपको पता है कुछ भी हो जाता क्या ये रंग भी गोरा करती है वैसे? है। यस करती है, कलर पे भी फर्क आता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्लिनज करते हैं, ठीक है। जब क्लिनजिंग हो गई तो सारा कुछ ही साफ हो जाता है, तो बेहतर हो जाता है। ये कितने की आती है? ये 40 to 50,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, महंगी ड्रिप है। फिर ये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकेगा। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की जो वाइफ होती हैं, फैमिलीज होती हैं, या फिर कोई अमीर रिच फैमिलीज दे कैन अफोर्ड। और अगर आपने लगाना है तो आप ये देख लें कि किस तरीके से आपने लगाना है, ठीक है। महीने में एक दफ़ा लगानी है या फिर महीने के कोई और सेशन है, 4 हर हफ्ते लगाने, जैसे वो लगाते हैं ना वाइटनिंग के इंजेक्शंस। अच्छा, इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट पे और डिपेंड करता है। पेशेंट की जो टेस्ट होते हैं, हम पहले टेस्ट चेक करते हैं, जैसे आपके हमने सारे टेस्ट चेक किए, ठीक है, तो वो नॉर्मल थे। और उस पर और रिक्वायरमेंट के यानी कि आपको किस प्रॉब्लम के लिए, जैसे मिग्रेन है या क्रॉनिक डिजीजेज है, उनके अंदर ये ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल फटीग या इम्यूनिटी के लिए लगवाना चाह रहे हैं तो 2 से 3 सेशन काफ़ी होते हैं। 2 से 3 सेशन के एक महीने में आप महीने में भी करवा सकते हैं और आफ्टर वीक भी करवा सकते हैं। वैसे बेहतर होता है कि आप स्टार्ट में 2-3 सेशन जो है आफ्टर वीक लें। हर चीज़ के कोई साइड इफेक्ट तो होते हैं, क्या इसके कोई है अगर एक आध? अच्छा, वो एक ये है कि सूट ना करे आपको, ठीक है। नंबर 2 ये मैं आपको बताया था कि कैंसर हिस्ट्री, ठीक है। कैंसर पेशेंट को एक्टिव कैंसर नहीं होना चाहिए, या कैंसर हिस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग वो ना हो, ठीक है। उसमें आपने नहीं लगवाना। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं लगवा सकती, ठीक है। बस ये 2 ही हैं, बिकॉज ये पहले से बॉडी में मौजूद है, तो इसकी बहुत थोड़ी मिकदार जो है वो हम अभी बाहर से आपको दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि डिप्लीशन जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, इसी तरह ये भी है। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्यों मना? इसमें तो वैसे बहुत सारे वाइटामिन हैं, आप कह रही थी ना, तो अगर वाइटामिन चीज़ें हैं तो फिर प्रेगनेंसी में देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी में रिसर्च मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते। अच्छा, और इसके अलावा अगर किसी को पेन है बॉडी में और कोई 45, 50, 60 की एज का है, तो क्या वो भी लगा सकता है? इफ़ ब्यूटी कॉन्शियस नहीं है, ब्यूटी में नहीं लगा रहा, वो अपनी सेहत के हिसाब से लगा रहा है, पेन्स में लगा रहा है, किसी को जॉइंट पेन्स हैं, तो क्या उनके लिए कारआमद है? ये बेसिकली है ही उन लोगों के लिए ज़्यादा कि पेन मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ठीक है। आपके इन्फेक्शंस जो होते हैं, बार बार गला खराब हो रहा है, नज़ला जुकाम ज़्यादा हो रहा है, थकन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्प करती है, आपकी बॉडी को रिचार्ज कर देती है। तो ये एजिलिटी और जो लॉन्ग ये जो होता है ना, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और वो वाले इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि बैठे बैठे पेन्स हैं, ठीक है, हाँ, तो उसमें बहुत आपको हेल्प करती है। शुगर के पेशेंट लगा सकते हैं? शुगर में भी लगवाई जा सकती है, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। बाकी अपने मेडिसिन ले रहे हो आप रेगुलरली, ठीक है। इसको लगवा के बंदा सो सकता है? यस, या फिर नहीं आफ्टर एक्टिव रखना बॉडी को? नहीं, आपके बस एक ये था कि एम्प्टी स्टमक ना हो, ठीक है, सो दैट ये अच्छे से न्यूट्रिएंट हैं तो एब्जॉर्ब तो हो सकें, ठीक है। और आपने कोई भी डाययूरेटिक यानी कि चाय, कॉफी, ग्रीन टीज और इस तरह से चीज़ें नहीं पीनी, सो दैट आपकी बॉडी में। आपने मेरी जो आते के साथ ही बंद कराई, मुझे समझ नहीं आई। लोगों को भी पता है
कॉफ़ी क्यों आपने मना की, चाय क्यों मना की, कैफीन क्यों मना की, ये चीज़ें उसी दिन नहीं लेनी, बाद में ले सकते हैं? बाद में बिल्कुल ले सकते हैं, मैं उस दिन क्यों नहीं लेनी? बिकॉज ये आपकी बॉडी से ब्लड में चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अच्छा। कैफीन, ठीक है, और डायरेटिक्स भी क्या होते हैं, यानी कि जिससे आपके जो है यूरिन की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में से सारा पानी जब निकल जाएगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए पानी और जो है इनके साथ बाइंड होके जाना होता है ना, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में पानी या आपके फूड मौजूद नहीं है जिसके साथ ये बाइंड करें तो फिर आपकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, तो ये तो फिर स्टमक से निकल तो जाएगी। जिन लोगों को यूरिन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर मैं 3-4 आपको एडिट की बात कर रही हूँ, नॉट प्रॉब्लम की बात नहीं हम कर रहे हैं, लाइक आप खुद से ले रहे हैं ना ग्रीन टी, चाय, कॉफी, ठीक है, तो हम ये खुद से ले रहे हैं, जिनको वो है वो तो नॉर्मल एक इशू या प्रॉब्लम आ जाती है ना, हम एडिट की बात कर रहे हैं कि आपने खुद से नहीं लेना। अच्छा, और पानी वगैरह ज़्यादा पिए? पानी बिल्कुल आप ज़्यादा पिए, खाना खाएं, पानी पिए, रेस्ट करें, इट्स फॉर रिजुविनेशन। अच्छा, मुझे इसका सब कुछ कब पता चलेगा? आपको कल, आज से पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद से। ये कितनी देर की ट्रिप है? ये हाफ आवर तो लगेगा इसको। तो आपने मुझे स्लो बहुत कर दी। हाँ, अब थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं, बिकॉज स्टार्ट में थोड़ा सा आपको स्लो देना होता है, चेक करना होता है कि अभी किया, फास्ट किया अभी? हाँ, अब मैंने फास्ट कर दिया। तो ये 1 घंटा लगेगा? हाँ, हाफ टू 1 आवर। अच्छा, मैं क्योंकि ड्रिप लगवा रही हूँ तो मैं घबराई हुई तो हूँ, वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात से घबराई हुई हूँ कि कहीं मेरी पल्पिटेशन ये ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे हैवी नाश्ता करने को कहा था, मैंने सिर्फ दलिया इस तरह की चीज़ें खाई हैं, तो मैंने नाश्ता प्रॉपर ऐसे नहीं, इसलिए मैं खाई जा रही हूँ। मुझे देख के ये पैनिक ना हो जाएगा कि आप ड्रिप के साथ लगवा के कुछ खाते जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है, दिमागी मरीज वाली हरकत कर रही हूँ मैं। ये पहले मुझे खानी चाहिए थी, मगर मैं साथ साथ भी खा रही हूँ, ताकि क्योंकि लाइव हूँ कोई रिएक्शन ना कर जाए। और एज पर डॉक्टर्स उन्होंने कहा है कि नाश्ता करके सही तरीके से लगानी है, कोई ड्रिप्स इस तरह से आपको कोई डॉक्टर नहीं लगा के देखे जब तक आपका पेट ना भरा। देखें, यहाँ पर तो सब इंतज़ाम करके बैठे थे कि फ़िज़ा को कुछ हो तो यहाँ पे ये लोग जश्न मनाए। मुझे ड्रिप लगा के कुछ नहीं हो, मगर फिर भी मैंने कहा आओ जश्न मनाए, ठीक है। मुझे कुछ ना होने का जश्न यहाँ पर हम मना रहे हैं। मेरे पास है कमर शाहपुरिया, जो कि ज़बरदस्त सिंगर है, सराइकी फोक सिंगर है, और हमने आज इनको मधु किया है कि यहाँ पर अपनी खूबसूरत मधुर आवाज़ में हमें खूबसूरत गाने सुनाए। मरियम, आप मेरे साथ ही रहेंगी और आज इंजॉय करेंगी, ठीक है। ये ड्रिप की सेलिब्रेशन है, मिलके मनाते हैं नाइट ड्रिप की सेलिब्रेशन। तो कमर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। मज़े में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाईजान, क्या सुना रहे हैं? अभी एक नया गाना सुनाएंगे स्पेशली आपके लिए। वाह, और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बातें भी करेंगे, हैं? जी ठीक है। कमर भाई जिंदाबाद, हो जाए जी। जी ठीक। फुल चमेलिए ताई तेनू छोड़ दिता तेरा बंदा बंदा बेली। अरे वाह, ओ साडे ढोले दी कितनी सोच बाजारी है। उसदा हर नल बोलने ओए उसदी हर नल यारी। उसदा हर नल बोलने ओए उसदी हर नल यारी। साडे ढोले दी कितनी सोच बाजारी है। उसदा हर नल बोलने ओए उसदी हर नल यारी। उसदा हर नल बोलने ओए उसदी हर नल यारी। गल्लां नाल लुटेंदे हर कैनू। नैनो दे ओ तीर मरेंदे हर कैनू। मिठियां गल्लां नाल लुटेंदे हर कैनू। नैना दे ओ तीर मरेंदे हर कैनू। दिलां दा ताजरे पक्का कारोबारी है। उसदा हर नल बोलने ओए उसदी हर नल यारी। ओए उसदा हर नल बोलने ओए उसदी हर नल यारी। साडे ढोले दी कितनी सोच बाजारी है।
ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਓਏ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਏ ਓਏ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਓਏ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਏ वाह क्या बात है कमर भाई, Thank बड़ा you अच्छा जी। गा रहे हैं। कब से गा रहे हैं आप? हम जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 साल हो गए मुझे। अच्छा अच्छा, कमर भाई की जो ऑडियो है ना, उसकी उनके माइक की ऑडियो को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। तबले का साउंड ऊपर है, माइक खुला हुआ है, ऑर्गन भी, मगर जो जो सिंगिंग कर रहे हैं उसमें आवाज़ जो है ना कम आ रही है। उनकी सिंगिंग का साउंड ज़रा बैलेंस करके इनकी थोड़ा साउंड ऊपर कर दें। है, ये आपकी आवाज़ कम आ रही है, तो ये पास करिएगा या साउंड को बढ़ा दीजिए। दूसरा मेरी बात सुनिए, एक अगर फरमाइशी आपसे गाना बोले तो गा लेंगे? जी वो निका जिया सोना सुना दें। ढोला जी, ठीक। चिट्टा जिया Check सूट करूं? होए एक गल मन या साडा। ये सुनिएगा मरियम, बड़ा प्यारा गाना है, सुनिएगा। सराइकी गाना। एक गल मन या साडा बन या साडे शहर नहाया कर। अरे वाह, सबको मजा आ जाएगा भाई। आप लोगों के लिए खास तौर पे ये गाना। कमर भाई शुरू हो जाए। ओ निक्का जिया ढोला निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला काला जिया सूट न पाया कर। एक गल मन वधिया साडा बन या साडे शार न आया कर। एक गल मन वधिया साडा बन या साडे शार न आया कर। वाह, वाह, सन लगदा है ढेर प्यारा साडी अखियां दाए तारा तेरे बाद नहीं यार गुजारा। ओ निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोल काला जिया सूट न पाया कर। आहा, साडा कल्याणी लगदा ही ना ढोले ना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना। तू समात में परवाना वाह जी, तू समात में परवाना मैं तेरा यार दीवाना रले टुर के साड़ जमाना। ओ निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोल काला जिया सूट न पाया कर। एक गल मन वधिया साडा बन या साडे शार न आया कर। वाह कमर भाई, क्या बात है। Thank you। है जी। और कौन से आपके बड़े फेवरेट हैं जो गाने आपको बहुत दिल के करीब हैं और आप बहुत ज्यादा सुनते हैं? अपना ही गाना सुना दें। अपना क्यों नहीं सुनाएंगे? मुझे सुनाएंगे, हर हाल में सुनाएंगे। भाई की आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू। गल कोई भी मनेदा नहीं वाह, साडी मजबूरियां दा एहसास करेंदा नहीं। आहा, ढोल दिया बेतकियां ज़ेन तुला दिया नहीं। वाह वाह, बहु परेशान आज कल नींदर आंदिया नहीं। नहीं, हाय हाय, अरे वाह, सुते नसीब सुते नसीब ते पावन लम्मी जुदाई आ गए। आहा, सजना सटिया हुण मेरे चेते जाइया। क्या बात है। सजना सटिया हुण मेरे चेते जाइया गए। वाह,
सजना सटिया हुण मेरे चेते जाई आ गए, वाह। चेते जाई आ गए। नित दे सदमे जिगर मेरे ते फट कर गए, वाह बुरी गरीबी सज्जन बोलावना घट कर गए। नील घुलेंदिया नील घुलेंदिया गोरिया हथा ते नील हो गए। भोले कोल पुछना वे कदड़ दे रात तब्दील हो गए, ओ रात तब्दील हो गए। गालियां डिकाई नहीं वंदे हैं गल्ला दा पक कर दे, कदी ना बोले ता भी तेरे लगदे शक कर दे। जिंदगी सारी जिन्ना ते ढेर विसा कीते, उन्हें के कीता कख नारा ने उन्हें साडे सज्जन जुदा की, कख नारा ने उन्हें साडे सज्जन जुदा कीते, कख नारा ने उन्हें साडे सज्जन जुदा कीते, ओ सज्जन जुदा कीते। जबरदस्त। हमारे पास कमर भाई क्या ज़बरदस्त सिंगर, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं अभी इस तरह के सराइकी बेल्ट के जितने भी सिंगर्स हैं, जब मैं शुरू में बुलाया करती थी अपने शोज़ वगैरह पे, तो लोग पहले जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है उनको मैं बताऊं कि वो पहले सब इतना परेशान होते थे कि फ़िज़ा जो अपने शोज़ पे सराइकी बेल्ट को इतना प्रमोट क्यों करती है, इन लोगों को क्यों बुलाती है। देखें इतनी मीठी ज़बान, इतना सुर और इतनी सुरीली टोन के साथ, इतनी खूबसूरत शायरी के साथ इनके सराइकी गाने होते हैं, तो हम क्यों ना प्रमोट करें। ये जो हम एक ग्रुपिंग बना के बैठ जाते हैं ना कि नहीं हम सिर्फ लाहौर वाले, हम पंजाबी भंगड़ा ये चीज़ें, कराची वाले कहते नहीं जी हम उर्दू शायरी अदब ये वो उसकी चीज़ें गज़लें वगैरह ये तो ये जब हम ग्रुपिंग बना के बैठ जाते हैं, हम शहर लड़ाई करते हैं, ये बात गलत है। हम अपने पूरे मुल्क के एक एक ख़ित्ते की ज़बान को, एक एक कल्चर को अगर हम लेकर चलें, पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हमसे बड़ा अच्छा म्यूज़िक कोई नहीं बना सकता। अब देखें सराइकी बेल्ट मैं जब बुलाती थी उस वक्त लोग हंसते थे, आज पूरी दुनिया सराइकी के पीछे पागल है। सबसे ज़्यादा टिकटॉक पे अगर मिलियंस पे गाने होते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मिलियंस बिलियंस पे गाने वायरल होते हैं, तो वो सिर्फ सराइकी बेल्ट के होते हैं। वाई? बिकॉज इन सराइकियों ने इतनी मेहनत की है, इतने दिल और लगन और चाह के साथ ऐसी शायरियों के साथ गाने गाए कि आज से पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इन सिंगर्स को बुलाया जाता है और महंगे दामों में बुलाया जाता है। और इसी वजह से आज इनके पैसे ट्रकों पे आते हैं, ट्रकों पे भर के आते हैं। तो आप ये बात समझ जाएं, आप लड़ते रहे किसी से भी, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है ना वो पूरी दुनिया पे राज करके छोड़ेगा। ऐसे ही है। कमर भाई बात ठीक की है ना मैंने? बिल्कुल है। तो क्या बात है जी। इसी बात के साथ थैंक यू मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। नैट ड्रिप मैंने आज लाइव लगवाई है, आप भी लगवा सकते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी एंटी एजिंग और हर चीज़ के ऊपर काम करेगी, आपके पेन के लिए काम करेगी, आपके दर्दों में रिलीफ मिलेगी आपको, आपके जिस्म की ताकत, जोड़ों के दर्द जिन लोगों को है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। मैंने आपके सामने लगाई है, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप भी लगवा सकते हैं। इसके सेशंस हैं वो ज़रूर लीजिए। अगर आपको डॉक्टर मरियम के पास भी जाना है तो मैं बोलूँगी कि शी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, यू कैन गो टू डॉक्टर मरियम। मैं आपको मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।